हरिओम। योगाभ्यास की बात हो और प्राणायाम की बात ना हो तो कहीं कुछ अधूरापन सा रह जाता है। हालांकि जो व्यक्ति जितना जानता है उसके लिए उतना ही परिचय किसी विद्या का होता है, किसी व्यक्ति का होता है, किसी स्थान का होता है। जितना जितना हम जानते रहते हैं और अनुभव में लाते रहते हैं, उतना परिचय का स्वरूप भी बदलता चला जाता है। प्राण शक्ति से परिपूर्ण होना है तो प्राणायाम होना ही चाहिए। फ्लेक्सिबल होना है तो आसन होने ही चाहिए। तनाव से मुक्त होना है, परेशानियों से बचना है तो प्रत्याहार होना ही चाहिए। थोड़ा संकल्प शक्ति को बढ़ाना है तो धारणा की शुरुआत होनी ही चाहिए। और ऐसे ही चलते चलते अगर हम मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, समग्रता और पूर्णता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ध्यान और समाधि को जानना ही होगा। प्राणायाम की जब बात करें तो बहुत ज़्यादा चर्चा आती है और व्यक्ति बड़े गर्व से कह देते हैं अक्सर कि मैं भस्त्रिका प्राणायाम करता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम एक बड़ा विशेष प्राणायाम है। ये ध्यान की ओर प्रवृत्त करने वाला प्राणायाम है। ये शरीर के अंदर की अग्नि को बढ़ा देने वाला प्राणायाम है, गर्मी को बढ़ा देने वाला प्राणायाम है। ये रक्त का जो संचरण है उसको बढ़ा देने वाला प्राणायाम है। ये हमारे ऑक्सीजन की शरीर में अधिक से अधिक प्रतिपूर्ति कर देने वाला प्राणायाम है। अनेक रोग ऐसे हैं जो भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को नहीं होते हैं और अगर रोगी है भी तो वो उनसे सुरक्षित हो जाता है। लेकिन केवल इतना जान लेने से, बिना भस्त्रिका के बारे में जाने सीधे सीधे उसे करने की लालसा जगा लेना या उसका करना शुरू कर देना, ये दोनों ही चीज़ें घातक भी हो सकती हैं। हर चीज़ का और हर विद्या का जो गुण है तो उसके साथ साथ उतने ही प्रिकॉशंस भी हमको देखने होते हैं। आज विशेष रूप से भस्त्रिका के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि केवल भस्त्रिका का लाभ सुनकर के हम उसको इस मौसम में, मई जून के मौसम में, भयंकर गर्मी के मौसम में अगर करने लगते हैं और जिस तरह से इसकी गहराई बढ़ती जाती है और ये ध्यान की ओर हमें प्रवृत्त करता है या कहिए कि सहज ध्यान की अवस्था प्राप्त होने लगती है, तो उतना ही ये समझ लें कि इसके साथ साथ इस मौसम में यदि करते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। अगर गर्मी में और गर्मी बढ़ जाए, अगर आग बरस रही है मौसम में और आग बरसनी शुरू हो जाए, भीतर से भी आप अग्नि को बढ़ा लें, तो तेजस्विता और सौंदर्य की बात तो छोड़ें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के भी लाले पड़ जाते हैं। शायद इसीलिए एक बेसिक चीज़ सुरक्षा के लिए योग साधकों को बता दी गई कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। केवल देखा देखी योग साधना नहीं करना, केवल किताब में पढ़ कर के नहीं कर लेना, ठीक है उसमें, लेकिन उसमें संभावना दोनों तरह की रहती है। अगर सही तुक्का बैठ गया, आपका सही दिशा में अभ्यास हो गया तो उसका लाभ भी आपको मिल जाएगा। और अगर केवल किताब के भरोसे रह गए और गलती हो गई तो निश्चित रूप से हम उस विद्या को भी, चाहे वो आसन है, चाहे प्राणायाम है और या फिर ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, उस विद्या को हम बदनाम कर देते हैं। भस्त्रिका स्वस्थ व्यक्ति के लिए किए जाने वाला प्राणायाम है। यानी जो व्यक्ति रोग मुक्त है या कहिए कि किसी को कोई भीषण रोग नहीं है, तो उसको भस्त्रिका प्राणायाम करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। और वो भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे अधिक लाभकारी तब होता है जब हम इसको शीत ऋतु में करते हैं, यानी सर्दियों में। ये भस्त्रिका का ही कमाल है कि एक व्यक्ति केवल एक धोती पहन करके,
केवल एक साधारण कुर्ता पहन करके अपनी सर्दी को काट सकता है। उसे बहुत अधिक कोट ओवरकोट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि वो भस्त्रिका प्राणायाम ठीक से करता है। तो कुछ रोग ऐसे हैं, आंतें कमज़ोर हैं, नाभि का संतुलन नहीं है, तो ऐसे में भस्त्रिका प्राणायाम हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है, तो स्वाभाविक है कि जठराग्नि को भी बढ़ा देगा, लाभकारी है उनके लिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को फेफड़े संबंधी रोग है, लंग्स के बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस है, उसे जीवन के लाले पड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस है, किसी व्यक्ति को विरासत में मिला हुआ या परिस्थिति जन्य अस्थमा है, दमा, किसी व्यक्ति को कार्डियक प्रॉब्लम है, यानी हृदय संबंधी रोग, एक आध रोग नहीं होता है हृदय का, यानी हृदय रोग का मतलब हृदय रोग है, चाहे वो हृदय वितति है यानी डायलिटेशन ऑफ हार्ट, चाहे वो अवरोध हैं, चाहे वो सिकुड़ जाना है, यानी जो भी हृदय संबंधी रोग हैं यदि वो हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम करना। हाई ब्लड प्रेशर है किसी व्यक्ति को, पाइल्स हैं किसी व्यक्ति को, नक्सीर फूट जाती है किसी व्यक्ति को, इन सब चीज़ों में भस्त्रिका प्राणायाम प्राणघातक हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके ये प्राणायाम किया जाना चाहिए। हालांकि जब कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि जी मैं तो भस्त्रिका प्राणायाम करता हूँ, हम पूछें कैसे करते हो, तो पता चला वो कुछ और ही कर रहा है और उसे वो भस्त्रिका नाम दे देता है। सोचते हैं कर लेने दो, इसको नुकसान कुछ नहीं है। फिर ये भी है कि स्टेज हैं, यानी अगर हम भस्त्रिका को समझना और सीखना ही चाहते हैं तो आप इस मौसम में भी उसको सीख सकते हैं, लेकिन हम सोचें कि उस पर हम अपना महारत हासिल कर लें और उस अभ्यास को जैसे अन्य प्राणायाम हम करते हैं वैसा करें, तो वो निश्चित रूप से नुकसान देने वाला होगा। हाँ, ये भी साथ में बात है कि हम गर्मी में तो कर रहे हैं, लेकिन हम लद्दाख में और लेह में कर रहे हैं, हम मानसरोवर में बैठ करके कर रहे हैं, हम पिथौरागढ़ में मिर्थी में बैठ करके कर रहे हैं, हिमाद्री क्षेत्र में यानी जो बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है वहाँ कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर के इसका अभ्यास मई, जून, जुलाई में भी कर सकते हैं। वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी कि गुरुजी ने तो कहा था गर्मी में नहीं करना है। अगर ये गर्मी इस समय पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में आग बरसा रही है, तो इसी समय में, इसी देश में ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर ठंड से बचने के लिए हमें प्राणायाम की आवश्यकता है, जहाँ पर भस्त्रिका की हमको आवश्यकता है, तो वहाँ पर करें। कोई भी विद्या अगर हमें विवेक तक नहीं पहुँचाती तो ये समझें कि उसका हमको पूरा लाभ नहीं हुआ। और योग का तो कार्य ही विवेक ख्याति देना है कि हमारे अंदर ये विवेक आ जाए कि क्या चीज़ खानी है, कब खानी है, सोना है तो कैसे सोना है, अभ्यास करना है प्राणायाम का तो कौन से प्राणायाम कब किए जाने चाहिए, कितने किए जाने चाहिए, किस सीक्वेंस के साथ प्राणायाम होना चाहिए, उसका सीक्वेंस अभ्यास में कहाँ पर आता है, बंद मुद्राएं आसन प्राणायाम में कहाँ उसका स्थान है। इन सब चीज़ों को समझते हुए अगर हम अभ्यास करेंगे तो ये विद्या निश्चित रूप से फलदायिनी होती है और मुक्ति प्रदायिनी भी होती है, यानी हम अज्ञानता के बंधन से, रोग के बंधन से, शोक के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए फिर थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में समझ तो लें कि आखिर ये है क्या। बहुत से प्राणायाम, बहुत सी क्रियाएं, बल्कि अधिकांश प्राणायाम, अधिकांश क्रियाएं यथा नाम तथा गुणा ही होती हैं। इतना सोच करके भी हम फैसला कर सकते हैं। भस्त्रिका का मतलब होता है लोहार की धोंकनी। लोहार की धोंकनी यानी वो धोंकनी जो
इतनी अग्नि पैदा करती है कि लोहे को भी पिघाल दे। तो सोच लीजिएगा कि ये प्राणायाम कब करना चाहिए। भस्त्रिका लोहार की धोकनी की तरह से निर्मल कर देता है, अग्नि पैदा कर देता है, दैदीप्यमान कर देता है। वो काला लोहा जब धोकनी में पड़ता है तो धधकने लगता है, लाल रंग का अंगारा बन जाता है। ऐसे योग साधक जो भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं, सही से करते हैं, सही समय पर करते हैं, सही मात्रा में करते हैं, तो वो भी उसी अंगारे की तरह धधकने और दमकने लगते हैं। चमकने नहीं, दमकने लगते हैं, क्योंकि भीतर की ऊर्जा ही दमका सकती है, बाहर की रोशनी चमका सकती है। भस्त्रिका भीतर की ऊर्जा को जगाने वाला प्राणायाम है। भस्त्रिका करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना होता है कि अपना मेडिकल चेकअप ये करा लें कि मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे जिन अंगों के बारे में मैंने कहा कि वो सब ठीक ठाक हैं। और फिर आसनों में पद्मासन का अभ्यास या सिद्धासन का अभ्यास ये होना चाहिए, क्योंकि सिद्धासन से भी ज़्यादा दृढ़ पद्मासन रहता है। क्योंकि आपको भस्त्रिका करने के लिए अपने शरीर का पूरा संतुलन भी रखना होता है, और उसके साथ साथ फिर क्योंकि इसमें कुंभक है तो आपको एक दृढ़ भूमि भी चाहिए। तो इसलिए दो जो आसन हैं वो इसके लिए उपयुक्त आसन बताए गए हैं। सबसे पहले पद्मासन और दूसरा सिद्ध आसन। इनमें से कोई सा भी आसन अगर आपको नहीं आता है तो फिर देखो भाई, काम चलाओ तरीके से भस्त्रिका को नहीं सीखा जा सकता, न सीखना चाहिए। बहुत बार ये कहते हैं भाई चलो कुर्सी पे बैठ करके भस्त्रिका कर लीजिए। तो ये अगर ऐसा अनुमति होती तो कहीं कुछ गुरु, चाहे गोरक्षनाथ हैं, चाहे स्वात्माराम हैं, घेरंड ऋषि हैं, पतंजलि हैं, स्वयं भगवान शिव हैं, कहीं तो बताते कि आपसे अगर भस्त्रिका घुटना काम नहीं कर रहा है और आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो कमर सीधी रखने के लिए आप कुर्सी पर बैठ करके कर लीजिए। हाँ, प्राणायाम का लाभ आप किसी भी तरह कमर सीधी रख करके ले सकते हैं, लेकिन लेटी हुई अवस्था में शरीर की स्थिति कुछ और है, बैठी हुई अवस्था में भी कमर सीधी है, उसमें स्थिति कुछ और है, खड़े होकर के भी कमर सीधी रहती है, उसमें स्थिति कुछ और है। यहाँ तक कि आपका जो मूवमेंट है उसमें भी आपकी कमर सीधी रहती है, लेकिन उनमें प्राणायाम करने की अनुमति नहीं दी जाती। आपको पता होना चाहिए कि अगर गुरुजी ने कहा है, अगर पतंजलि ने कहा है, अगर गोरक्षनाथ ने कहा है, यानी सिद्ध योगियों ने कहा है, अभ्यासियों ने कहा है, अनुभव वृद्ध लोगों ने कहा है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इस तरह से आपको जो अनुमति है वो पद्मासन की है। शुरू में आप अगर कुर्सी पे भी बैठते हैं या कमर सीधी रखने के लिए नीचे कुछ तकिया या कुछ टेक रख करके भी बैठते हैं तो ठीक है, वो उतने तक ही ठीक है जब तक आप उसकी प्रक्रिया को केवल सीख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको आसन का अभ्यास भी बढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि समग्रता के साथ जब आप भस्त्रिका करें तो भस्त्रिका का लाभ आपको मिले। भस्त्रिका करने में आसन के बाद स्थिति आती है कि श्वास कैसा होना चाहिए। बहुत बार हम भस्त्रिका और कपालभाति इन दोनों में बहुत भ्रम पाल लेते हैं, क्योंकि दोनों में श्वास की गति थोड़ी तेज़ होती है। लेकिन उस भ्रम से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कपालभाति में श्वास छोड़ने के ऊपर ही केवल जोर होता है और लेने का पता भी नहीं चलता कि कब मेरे को लिया जा रहा है। यानी इसमें एक्सलेशन मुख्य है और हर एक्सलेशन के साथ नाभि का ताड़न मुख्य है। नाभि उसमें हर बार संकुचित होती है। लेकिन जब हम भस्त्रिका करते हैं तो इसमें श्वास की गति बिल्कुल बराबर होती है। बराबर का मतलब श्वास तो दोनों नाक से एक साथ ही लिया जाएगा। बहुत अच्छा हो कि उससे पहले हम नाड़ी शोधन करके या विरेचन क्रिया करके अपने श्वास को सम कर लें। अगर सम श्वास है, सम का मतलब दोनों नॉस्ट्रल से इक्वल फोर्स के साथ आप सांस का प्रवाह देख रहे हैं, तो भस्त्रिका
परफेक्टली इफ़ेक्टिव होती है। दोनों स्वरों को सम किया जा सकता है, सामान्यतः आपका वो सम नहीं होता, लेकिन अगर आप अभ्यास करते हैं और रेगुलर अभ्यास करते हैं तो फिर भस्त्रिका के समय वो सम हो ही जाता है। लेकिन उससे पहले इसके लिए भी अभ्यास करना होता है कि हम अपने श्वास को सम बना लें। स्वाभाविक रूप में भी हर 1 घंटे बाद थोड़ी देर के लिए श्वास की स्थिति आती है जब श्वास सम होता है, जबकि स्वर परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होने वाला होता है। इसलिए सम स्वर अगर है तो भस्त्रिका अधिक प्रभावी होगी, ये हमें देख लेना चाहिए। अब कैसे सांस लेना चाहिए? इसमें आप पद्मासन लगा करके बैठें, पैर को सामने फैला करके, और इस तरह से अपने आसन को स्थिर कर लें। अब मैं स्थापित हो गया हूँ, स्थित नहीं, स्थापित कह रहा हूँ, टिक गए। ऐसा करने के बाद हम हाथ से ज्ञान मुद्रा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये गरिमा देने वाली है। बैठने को हम ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे बैठेंगे तो उतनी दृढ़ता इस आसन में नहीं आ पाएगी, जो कि भस्त्रिका के लिए एडवांस स्थिति में ज़रूरी होती है। तो दृढ़ता के लिए हमारी कलाई से घुटनों के ऊपर दबाव ज़रूरी है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब हम क्या करते हैं कि कमर को सीधा रख करके स्थिर कर देंगे और श्वास का अनुशासन ये समझ लें कि हमें लंबा सांस लेना है और लंबा ही सांस छोड़ना है। जितना लंबा सांस हम भरेंगे उतना ही लंबा सांस हम छोड़ेंगे। ऐसा करने में नाभि का भी विस्तार होगा, उसका कंट्रैक्शन भी होगा। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर साधक को ये जान लेना चाहिए कि अगर भस्त्रिका को सही से करना है तो स्वर का सम होना, यानी दोनों स्वरों में इक्वल फोर्स होना ज़रूरी है, और साथ ही जितना लंबा सांस लेते हैं उतना ही लंबा सांस छूटना भी चाहिए। शुरू में आप 10 श्वास का मान लिया स्टैंडर्ड बना लें। अपने सामर्थ्य, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है तो 20 श्वास का स्टैंडर्ड बना लें, 15 का स्टैंडर्ड बना लें, जो भी बनाएं। हर किसी की अपनी यात्रा है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 50 श्वास किए हैं तो आप भी 50 ही करें। मेरी स्थिति में, आपकी स्थिति में थोड़ा बहुत तो अंतर है ही, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए कंपटीशन की भावना नहीं लेनी बिल्कुल अपनी स्थिति में, क्योंकि भस्त्रिका वो प्राणायाम है जो अगर हम अपनी सीमा से अधिक करते हैं तो हाथों हाथ इससे हमको चक्कर भी आ सकते हैं, हम फेंट भी हो सकते हैं। जितने गुण हैं उसके उतना ही हमें एहतियात बरत करके करना है। लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मत सोचना कि भाई इस चक्कर में हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? ये बिल्कुल विधि विधान पूर्वक करिए, निश्चित रूप से लाभ देने वाला होगा। और हमारे जो बहुत से तनाव हैं, कुंठाएं हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों से हमको बाहर निकालने वाला है ये भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन मैंने कहा कि सर्दी गर्मी का ध्यान रख करके, अगर आपने 10 सांस का स्टैंडर्ड बनाया है तो 10 श्वास में, यानी लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, और हर श्वास के साथ श्वास की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। ये खास बात है इसमें, स्पीड बढ़ती जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि उसकी लंबाई छोटी होती चली जाएगी। जब आपका अगर 10 सांस का स्टैंडर्ड है तो 10 में, या 20 का स्टैंडर्ड है तो 20 में, या जो भी स्टैंडर्ड है उसमें जब पूरी पीक पर आप होते हैं तो आपके सांस की गति बहुत तेज़ हो जाती है, फोर्स तेज़ हो जाती है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो बहुत छोटी हो जाती है शुरू में। इतना करने के बाद में आप आखिरी श्वास को पूरा भर लेंगे और भर करके उसको भीतर ही रोक लेंगे। इसको हम योग की टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि भस्त्रिका का जो अंतिम श्वास है उसको आप पूरक कर लेंगे, और पूरक करके अंतर कुंभक यानी भीतर घड़ा भर के बंद कर लेंगे। ऐसा करने में आपको ठुड्डी भी कंठकूप में लगा लेनी चाहिए।
तो उतनी देर तक, जितनी देर तक आप रोक सकें। जब आपको लगे कि नहीं रुकेगा, तो आप चिन लॉक खोल दें, यानी ठुड्डी को कंठकूप से हटा दें और नॉर्मल सांस लें। एक बहुत ज़रूरी बात है जो ध्यान रखनी होगी कि आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं करनी है। आँख जितना बंद रहेगी इसमें, उतना ही आपको भस्त्रिका का लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि ये तो थोड़ा सा अधिक लग रहा है, तो आराम की अवस्था बढ़ा देंगे, यानी भस्त्रिका का एक राउंड लेकर के, कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा राउंड भी आप हाथों हाथ ले लें। आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं, ज़रा सा नॉर्मल हो जाएं, और उसके बाद आप दूसरा राउंड शुरू करें। इसमें जो ये आराम का समय है, ये सचमुच आराम का ही समय है, यानी इट इज़ जस्ट ए ब्लेस्ड टाइम। आप पूरी तरह से राममय हो सकते हैं। ध्यान उतने से भी गहरा सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि अब दूसरे तीसरे राउंड की आज ज़रूरत नहीं है, एक राउंड भी काफ़ी है। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तो यहीं पर कहीं, यानी आपकी अनुभूति आपको ये कहेगी कि थोड़ी देर के लिए यहीं टिक जाओ। तो देखें एक बार कैसे करते हैं। ये इसको आप पूर्ण भस्त्रिका मत समझ लेना, ये भस्त्रिका का एक अभ्यास है, जिससे आगे फिर हम इसको किसी अन्य दिन फिर चर्चा करेंगे आपकी जिज्ञासाओं के आधार पर। लेकिन इस समय इतना करना निरापद होगा, और इसके अगर आप अब भी करते हैं और अपने घर में आप एसी में रहते हैं, या आप प्रकृति की सुरम्यता में हैं, सुबह के समय, ठंड के समय आप करते हैं, तो उस समय आपके 2-3 राउंड भी कर लेते हैं, तो उसमें आप सुरक्षित रहते हैं। और लेकिन हृदय और फेफड़े, हाई ब्लड प्रेशर है ना, नक्सीर और पाइल्स, इस अवस्था के रोगी को बिल्कुल भी भस्त्रिका के से छेड़छाड़ नहीं करनी है। कैसे करना है? मैं इसमें ये जो अभ्यंतर कुंभक लगाया, यानी श्वास को भर करके जो भीतर घड़ा बंद कर लिया ठुड्डी से, तो इतने में मैं इसको अपने सामर्थ्य के अनुसार और अधिक, काफ़ी अधिक देर रोक सकता था। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बहुत सहज भाव में करें। आँखें तत्काल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सा प्राणायाम करने में 1 राउंड मैंने लिया है, लेकिन मेरे शरीर से अग्नि निकल रही थी। उस समय पूरा शरीर भन्नाया हुआ था। जिस समय मैंने प्राण शक्ति को, प्राणवायु को भीतर धारण किया, उस समय मैं पूरी तरह से भीतर था। आपको घबराना नहीं है, और यदि इसका अभ्यास करते हैं तो मैंने कहा कि बहुत भाग्यवान होंगे आप यदि किसी अच्छे अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करें, जो इस अभ्यास को स्वयं करते हों या उन्होंने किया हो, जिससे कि आप बड़े सुरक्षित भाव से अपना अभ्यास उनके संरक्षण में कर सकें। ऐसा नहीं कि दुनिया में
सिर्फ स्वामी भारत भूषण ही योग की विद्या को बता रहे हैं या प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत से ज्ञात अज्ञात ऐसे साधक हैं जो इसके ज्ञाता हैं। तो सौभाग्य है हमारा, क्योंकि गुरु बड़ी विशेष कृपा परमात्मा की होती है, तो मिलते हैं सद्गुरु, ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। अच्छे मार्गदर्शन में करिएगा, सुरक्षित चलिएगा, निश्चित रूप से आप अपने जीवन को योग मार्ग पर ला करके तन, मन और जीवन तीनों को संवारने का काम करेंगे। हरिओम। आपने भस्त्रिका प्राणायाम को कितना भी अच्छे से क्यों ना समझ लिया हो, लेकिन अगर आप आहार को ठीक से नहीं समझेंगे तो भस्त्रिका का पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि हमने खेती करना तो सीख लिया, बीज बोना सीख लिया, लेकिन उसकी देखभाल कैसे करें वो नहीं जाना। नलाई गुड़ाई और खरपतवार का ध्यान हम नहीं रखते हैं तो हमको अच्छी फसल नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम में अगर जब आपको ये पता चल गया है कि ये अग्नि प्रदीप्त करने वाला प्राणायाम है और इस समय मौसम भी गर्मी का है और आप किसी ठंडे इलाके में भी नहीं हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा खान पान के बारे में जागरूक होना ही चाहिए। अगर सर्दियों में भी हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो साधारण आहार से भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ नहीं मिलता है। मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटा सा था, शायद 5-6 साल का रहा हूँगा। तब तक मुझे इतना नहीं लोग जानते थे, छोटे से बच्चे को क्या जाने क्या कर रहा है। तो तब मुझे गुरुदेव ने, कहीं क्लास चल रही थी योग की, तो मैं उधर से निकला तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, जो वहाँ पर योग शिक्षा दे रहे थे, और उन्होंने मुझको वहाँ उन अपने शिष्यों के सामने 5 साल के बच्चे को खड़ा करके कहा कि देखो योगी का शरीर ऐसा होना चाहिए, और मुझसे बोले, बहुत सर्दी का समय था, कहने लगे बेटा तुम प्राणायाम किया करो, भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। मैं नहीं जानता कि मेरे पूर्व जन्म का प्रसाद था मेरे साथ जुड़ा हुआ कि मैं बड़े सहज भाव से उनको कह बैठा। मैं कहा नहीं जी, मैं भस्त्रिका नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों, किया करो, इससे तो तुम और दैदीप्यमान हो जाओगे। मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं कर सकता। कि क्यों नहीं कर सकते? तो मेरे मुंह से अनायास निकला कि क्योंकि मेरी गाय आजकल दूध नहीं दे रही है। जो पूज्य गुरुदेव के पास गौ माता थी तो वो उस समय दूध नहीं दे रही थी, तो उन्हें बड़ा लगा कि गाय दूध नहीं दे रही है तो क्या हो गया। बाद में जाकर के ये बात पता चली कि वास्तव में भस्त्रिका प्राणायाम अगर आपको करना है तो आपके आहार में गाय का दूध और गाय का घी का सेवन होना ही चाहिए। इससे आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जिन रोगों के बारे में मैंने बताया पिछली चर्चा में कि इन रोगियों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, कमाल की बात यह है कि अगर स्वस्थ व्यक्ति भस्त्रिका प्राणायाम करता है तो ये सारे रोग उस व्यक्ति को नहीं होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को ये रोग नहीं होते हैं, यानी एक प्रिवेंटिव प्राणायाम है ये। लेकिन अगर हम बिना दूध, गाय का दूध, और बहुत ज़्यादा अगर उसका लाभ लेना है तो फिर कपिला गाय का दूध मिलना चाहिए। कपिला गाय का दूध का मतलब जो लाल रंग की गाय जिसको आप कह देते हैं, उस गाय का दूध मिलेगा तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उस तरह का दूध अगर नहीं मिलता है और गाय का घृत आप ना सेवन करके कुछ और तरह का घी या और तरह की चिकनाई लेते हैं तो भी आपको भस्त्रिका का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए भस्त्रिका करना है क्योंकि बहुत विशेष प्राणायाम है, और बल्कि सच कहें तो प्राणायामों का राजा है ये। जैसे शीर्षासन आसनों का राजा है, अगर कुपित हो जाए तो ले बैठेगा और अगर प्रसन्न हो जाए तो राजा बना देगा।
ऐसे ही भस्त्रिका भी अगर कुपित हो जाए तो बहुत ज़्यादा हानिप्रद है, लेकिन प्रसन्न होने में इससे ज़्यादा वरदान देने वाला प्राणायाम कोई नहीं है। तो इसलिए जिन लोगों का शरीर स्वस्थ है या जिनको योग्य गुरुजनों ने भस्त्रिका करना रिकमेंड किया हुआ है, जिस सीमा तक रिकमेंड किया हुआ है उस सीमा तक ही इसको किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग गर्मी के सीज़न में, यानी गर्मी क्या कहें, समशीतोष्ण, अगर सो है मौसम, बहुत गर्मी परेशान नहीं कर रही है, उस समय ध्यान की दृष्टि से भस्त्रिका का एक आध राउंड वो लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर अपने भोजन में थोड़ा सा गोंद कतीरा यानी कीकर का गोंद, छोटा सा एक पीस ले लें उसका, और उसको कूट करके कटोरे में पानी में भिगो दें, तो वो फूल के कटोरा भर जाएगा पूरा वो वाला गोंद, और उसी में गोंद और उसके साथ साथ कतीरा, ये दोनों चीज़ें अगर आप भिगो करके उसका सेवन करते हैं, उसको खाते हैं, तो आपके लिए भस्त्रिका प्राणायाम निरापद होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो गाय का घी, गाय का दूध, और अगर ठंड के अलावा किसी और मौसम में कर रहे हैं तो गोंद कतीरा का सेवन भस्त्रिका प्राणायाम के लिए लाभकारी होता है। हरिओम।